लेंथेनाइडों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में चर्चा की थी और कुछ सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कशन किए थे। तो इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे हेडिंग डालें ऑक्सीकरण अवस्थाएं किनकी, एक्टिनाइडों की। ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो एक्टिनाइड होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, यानी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं। हमने देखा था संक्रमण तत्व भी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं, उनकी तुलना में ये कम परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं। लेकिन ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं किन की तुलना में ज्यादा है, लेंथेनाइडों की तुलना में क्या ज्यादा है, क्योंकि सारे के सारे तत्व +3 तो दिखाते थे, इसके अलावा कुछ तत्व +4 दिखाते थे, कुछ तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते थे। जो इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो एक्टिनम से लोरेंशियम तक जाने पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता जाता है। और जैसे कुछ एग्जांपल है मेरे पास, जैसे बिगिनिंग के तत्व हैं एक्टिनम, है ना, उसके बाद थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम। इनकी बात करें, देखो ध्यान से देखो, यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या 4f0, तो 4f को नहीं लिख रहा हूं मैं, यहाँ D1s2 यानी 7s2 6d1 ये होता है, और यहाँ इसे दिखाना था 6d2 7s2, है ना, और इसका 4f1 या 4f2 6d1 7s2 और यूरेनियम का 4f3 6d1 7s2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, देखो ध्यान से देखो, इसमें इस कोष में 6d और 7s में यानी बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, तो इसकी +3 और इसकी +4। देखो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और 2 4 यानी 6d और 7s वाले, और यहाँ कितने हैं देखो 2 1 2 1 एंड 2 2 + 1 + 2 कितना हो जाएगा 5, तो ये +5 और ये +6 ऑक्सीकरण अवस्थाएं तो एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम +3 क्रम से +3 +4 और +5 और +6 स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं। नेपच्यूनियम है, उसके बाद नेपच्यूनियम है, वो +7 दिखाना चाहिए था और +7 दिखाता भी है, लेकिन जो इसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है वो है +5। कौन नेपच्यूनियम, देखो यदि नेपच्यूनियम की बात करेंगे तो यूरेनियम के बाद में कौन सा है नेपच्यूनियम, तो नेपच्यूनियम +7 दिखाना चाहिए था, लेकिन यह क्या है कम स्थायी है और +5 ज्यादा स्थायी होती है नेपच्यूनियम की। यदि मैं बात करूं अमरीशियम की तो ये +2 से +7 तक या +6 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाता है। कौन अमरीशियम, अमरीशियम जो एक्टिनाइड है लेंथेनाइडों की तुलना में ज्यादा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं। और इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह होती है दो वजह हैं। एक तो 5f व 6d में जो ऊर्जा का अंतर है वो क्या होता है कम होता है। ऊर्जा अंतर कम होने से यानी जो बंधन के लिए, बंध बनाने के लिए ऊर्जा अधिक उपलब्ध करानी नहीं पड़ती, यानी कि रासायनिक बंध बनाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ये बंधन में भाग ले जाते हैं ऊर्जा अंतर कम होने की वजह से। जो 5f है उनका विस्तार 4f से
ज्यादा होता है, यानी 5f के इलेक्ट्रॉन आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं, यानी विस्तार अधिक होता है और ये बंधन में भाग लेते हैं। अब ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं, इस वजह से ये आयनिक बंध ना बना के कैसे बनाते हैं, सह संयोजक, ये तो नहीं बनाते, और सह संयोजक प्रकार के बंध बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, हमने जब डीप लॉ के तत्व पढ़े थे वहां भी देखा था, क्या देखा था कि यदि ऑक्सीकरण अवस्थाएं ज्यादा हैं, ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा है, तो ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होने की वजह से सहसंयोजक बंध की प्रकृति, यानी सहसंयोजक बंध के बनने की क्षमता बढ़ती है, या बंध जो बना हुआ है उसमें सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं। देखा था, तो ये 4-5 पॉइंट लिखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था में, फिर हम रेडॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले लिखो लेंथेनाइडों की तुलना में एक्टिनाइड अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, पॉइंट नंबर फर्स्ट। उसके बाद सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रारंभ के तत्वों एक्टिनम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्रमशः प्रारंभ के तत्वों एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्रमशः +3, +4, +5 व +6 हैं, +6 हैं, क्योंकि ये तत्व अपने समस्त बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को बंध बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट नेपच्यूनियम +7 ऑक्सीकरण अवस्था, नेपच्यूनियम +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। नेपच्यूनियम Np, नेपच्यूनियम +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, परंतु +5 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, +5 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अमरीशियम भी +2 से +6 तक, अमरीशियम भी +2 से +6 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है।
मीशियम भी +2 से +6 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिनाइड अधिक या उच्च, ऐसा लेना उच्च, एक्टिनाइड उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं, एक्टिनाइड उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। अतः उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में, अतः उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में तत्व, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में तत्व आयनिक बंध की बजाय, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में तत्व आयनिक बंध की बजाय, आयनिक बंध की बजाय सहसंयोजक बंध, तत्व आयनिक बंध की बजाय सहसंयोजक बंध बनाते हैं, आयनिक बंध की बजाय सहसंयोजक बंध बनाते हैं। इसके निम्न दो कारण, इसके निम्न दो कारण हो सकते हैं, इसके निम्न दो कारण हो सकते हैं, इसके निम्न दो कारण हो सकते हैं। पहला लिखना, पहला लिखना 6D, 7S व 7P, ऐसे लिखना 5F 6D 7S व 7P, 7P कक्षकों में व 7P कक्षकों में ऊर्जा का अंतर कक्षकों में ऊर्जा का अंतर इतना कम होता है, ऊर्जा का अंतर इतना कम होता है, इतना कम होता है, कम होता है कि इतनी ऊर्जा, इतना कम होता है कि इतनी ऊर्जा उन्हें रासायनिक बंधन से, इतनी ऊर्जा उन्हें रासायनिक बंधन से मिल जाती है, रासायनिक बंधन से मिल जाती है और सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं। इतनी ऊर्जा रासायनिक बंधों से मिल जाती है, रासायनिक बंधन से मिल जाती है तथा या और सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, और सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट दूसरा कारण लिखो, 5F कक्षकों का, 5F कक्षकों का विस्तार 4F कक्षकों की तुलना में अधिक होता है। 5F कक्षकों का विस्तार 4F कक्षकों की तुलना में अधिक होता है, और इस प्रकार ये स्वयं सहसंयोजक बंध के निर्माण में भाग ले सकते हैं या ले लेते हैं, और इस प्रकार ये स्वयं सहसंयोजक बंध में, इस प्रकार ये स्वयं सहसंयोजक बंध में भाग ले सकते हैं, सहसंयोजक बंध में भाग ले सकते हैं, सहसंयोजक बंध में भाग ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्थाएं टॉपिक है,
विभव के मान, एक्टिनाइडों के लिए मानक अपचयन विभव के मान ऋणात्मक होते हैं। और जब ऋणात्मक होते हैं इससे हम बहुत सारे निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे हम लैंथेनाइडों के लिए निकाले थे। लैंथेनाइडों के लिए क्या निकाले थे कि भाई ये हाइड्रोजन अम्लों से अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और वो लैंथेनाइड इवन किसके साथ भी अभिक्रिया करते थे, जल के साथ भी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकाल रहे थे, H2 निकाल रहे थे। और मैंने कहा था कि गर्म जल के साथ अभिक्रिया तीव्र होती है और ठंडे जल के साथ अभिक्रिया धीमी होती है। यही क्या था, तो इनके लिए भी ये जल के साथ अभिक्रिया बहुत स्लो करते हैं, इतने मान इतने ऋणात्मक नहीं होते, है ना, अभिक्रिया बहुत ही धीमी निकाल देते हैं। तो हाइड्रोजन अम्लों के साथ ये भी क्या निकालते हैं, H2 गैस निकालते हैं। इसके अलावा जो ऋणात्मक अपचयन विभव के मान, मानक अपचयन विभव के मान है, उनके मान से ऑक्सीकरण अवस्थाओं के मानों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो यूरेनियम से उसका स्थायित्व बढ़ता है। कहां से कहां, यूरेनियम से लोरेंशियम तक +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। और जैसे नोबिलियम है, ध्यान करो स्थायित्व बढ़ रहा है, लेकिन नोबिलियम क्या कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान करो, लास्ट का तत्व है, लास्ट से मतलब लास्ट, सेकंड लास्ट है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 5f14 6d0 है ना, 7s2। तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यह स्थायी हो जाता है, क्या, पूर्ण पूरित विन्यास ग्रहण कर लेता है। जब स्थायी विन्यास है तो अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत मुश्किल होगी, है ना, तो इसकी +2 ज्यादा स्थायी होती है, +3 से, +3 बहुत ही कम दिखाता है। जो अमरीशियम है, कौन सा, Am, इस वो कहां से कहां तक दिखा रहा था, +2 से +6 तक दिखाता है। लेकिन +3 के बाद की ऑक्सीकरण अवस्था कौन कौन सी, +4, +5 और +6 ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ये ज्यादा स्थायी हैं किनसे, +3 या इससे कम वाली ऑक्सीकरण अवस्थाएं, यानी ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं अमरीशियम के लिए स्थायी होती हैं। ठीक है, 3-4 पॉइंट हैं, लिखेंगे। लिखो पॉइंट बना के लिखो, लिखना, एक्टिनाइडों के लिए, एक्टिनाइडों के लिए मानक अपचयन विभव के मान, एक्टिनाइडों के लिए मानक अपचयन विभव के मान, मानक अपचयन विभव के मान ऋणात्मक होते हैं, मानक अपचयन विभव के मान ऋणात्मक होते हैं। एक्टिनाइडों के लिए, एक्टिनाइडों के लिए मानक अपचयन विभव के मानों से, एक्टिनाइडों के लिए मानक अपचयन विभव के मानों से निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। फर्स्ट लिखना ये हाइड्रोजन अम्लों से, ये हाइड्रोजन अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। उदाहरण यूरेनियम
उदाहरण यूरेनियम, उदाहरण यूरेनियम। और किस प्रकार के आयन बनते हैं? U3+ प्रकार के आयन बनते हैं। ठीक है, गिविंग 2U3+ plus 3H2 गैस। और ये कैसे होते हैं? प्रबल अपचायक की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये रिएक्शन लिखना 2U plus 6H plus giving 2U3+ plus 3H2। ये आयन, नेक्स्ट लाइन लिखना रिएक्शन लिखने के बाद, ये आयन प्रबल अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं। ये आयन प्रबल अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं। प्रबल अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखना एक्टिनाइडों की +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व। एक्टिनाइडों की +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व, +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व। यूरेनियम से लोरेंशियम तक बढ़ता जाता है। यूरेनियम से लोरेंशियम तक बढ़ता जाता है, परंतु नोबेलियम की +2 ऑक्सीकरण अवस्था, नोबेलियम की +2 ऑक्सीकरण अवस्था कैसे विन्यास कारण? 5F14 ये लिख रहा हूं। +2 ऑक्सीकरण अवस्था 5F14 विन्यास के कारण, 5F14 विन्यास के कारण अधिक स्थायी है। 5F14 विन्यास के कारण अधिक स्थायी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, अमरीशियम की +3 से ऊपर की समस्त ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रबल ऑक्सीकारक होती हैं। ऑक्सीकारक से मतलब, देखो मैंने कहा था +3 से अधिक की स्थायी हैं, और जब ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं तो कैसा व्यवहार करती हैं? ऑक्सीकारक का व्यवहार करती हैं। ठीक है, +3 से अधिक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रबल ऑक्सीकारक होती हैं। अमरीशियम की +3 से ऊपर की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रबल ऑक्सीकारक होती हैं। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं चुंबकीय व्यवहार की। किसकी बात करते हैं? चुंबकीय व्यवहार की। और किनके चुंबकीय व्यवहार? एक्टिनाइडों के। ठीक है, जो एक्टिनाइडों के चुंबकीय व्यवहार हैं ऐसे ही होते हैं जैसे लेंथेनाइडों के चुंबकीय व्यवहार होते थे। मैं क्या कह रहा हूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इनके चुंबकीय व्यवहार ऐसे ही होते हैं जैसे लेंथेनाइडों के, लेकिन फर्क बस इतना है
कितना फर्क है कि इनकी जो ऑक्सीकरण वो चुंबकीय आघूर्णों के मान हैं वो लैंथेनाइडों की तुलना में थोड़े से कम होते हैं। कि रूल तो रसेल सॉन्डर्स का ही लगता है, रूसेल सॉन्डर्स का नियम जो हमने पढ़ा था, फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वही लगता है। लेकिन देखा गया कि रसेल सॉन्डर्स का जो रूल है वो इनके लिए भी सही नहीं होता। बताओ मैंने क्या कहा कि जो रसेल सॉन्डर्स का रूल है ना तो फॉर्मूला लगता है कौन सा वाला, म्यू एल इक्वल टू एन प्लस 2, ये फॉर्मूला भी नहीं लगता। और म्यू एस प्लस एल, ये क्या था, म्यू एस है, ये क्या था, फॉर एस प्लस 1 प्लस एल प्लस 1, ये फॉर्मूला भी एप्लीकेबल नहीं है। और हमने एक और म्यू पढ़ा था, रसेल सॉन्डर्स, वो क्या था, 3/2 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 अपॉन 2j प्लस 1 ब्रैकेट बंद और रूट यानी अंडर रूट जे प्लस 1, ये फॉर्मूला हमने लिखा था रसेल सॉन्डर्स से, है ना, रूसेल सॉन्डर्स से। तो यह फॉर्मूला भी एप्लीकेबल नहीं होता। जो मान कैलकुलेट किए गए थे, जो चुंबकीय आघूर्णों के मान निकाले गए थे, उनके मान जो आने चाहिए इस फॉर्मूले से वो नहीं आते, वो कम आते हैं। वजह क्या बताएगी कि इनके चुंबकीय आघूर्ण जो ग्राफ है देखो, हमने कैसा ग्राफ बनाया था, थोड़ा सा आइडिया दिया था कैसा ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है, द्विनोडीय ग्राफ होता है। जब एक्टिनाइडों के लिए चुंबकीय आघूर्णों का मानों के लिए क्या निकाला गया, देखो यहां म्यू लिख दूं चुंबकीय आघूर्ण और यहां तत्व, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्णों के मान कुछ ऐसे रहा है, यानी ग्राफ तो ऐसा ही बनता है। लेकिन लैंथेनाइडो का जो ग्राफ है, ये लैंथेनाइडो के लिए है, ये एक्टिनाइडो के लिए, ये इसके जस्ट नीचे होता है। मान लो उसी क्रमांक पर जैसे मान लो, देखो पहले कौन सी श्रेणी बनाता हूं, लैंथेनाइडो, ठीक है, 2-3 ये बनाए, ठीक है। मान लो देखो लैंथेनम कीजिए एक्टिनम, सीरम कीजिए थोरियम, प्रोसोडाइनियम कीजिए प्रोटेक्टिनियम, और ये क्या है, न्यूडाइम के नीचे यूरेनियम, ये क्या है, प्रोमीथियम, नेपच्यूनियम, समेरियम, और ये क्या है, प्लूटोनियम। मान लो समेरियम के का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके अकॉर्डिंग Pm3+ का क्या निकाला जाए, चुंबकीय आघूर्ण निकाला जाए, और उसके नीचे क्या होता है, प्लूटोनियम का होता है। तो इनके मानों के इक्वल आने चाहिए थे, लेकिन थोड़ा सा कम आता है। यदि ग्राफ में मान लो प्लूटोनियम यहां है तो समेरियम यहां इसके जस्ट ऊपर होगा। मैंने क्या कहा, जो समेरियम और प्लूटोनियम के जो गुण हैं वो सेम होने चाहिए थे, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। तो इनके लिए s के मान भी समान आएंगे और l के मान भी समान आएंगे और j के मान भी समान आएंगे। तो इस फॉर्मूले से इन दोनों का, किसका, प्लूटोनियम और समेरियम का एग्जांपल लिया मैंने, जस्ट एक एग्जांपल लिया। तो इनके चुंबकीय आघूर्ण के मान समान आने चाहिए थे, लेकिन प्लूटोनियम का चुंबकीय आघूर्ण समेरियम से थोड़ा सा कम आता है। किससे, इस फॉर्मूले से कम आता है। उसकी वजह ये बताई गई कि जो 5F है वो 4F की तुलना में उसका क्या होता है,
वो विसरित होते हैं। क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं, या डिफ्यूज भी बोलते हैं, विसरित होते हैं, विसरित होते हैं। तो ये यानी 5f लिगेंड द्वारा ज्यादा प्रभावित होता है, यानी 5f के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लिगेंडों द्वारा ज्यादा प्रभावित होते हैं, यानी प्रभावित हो जाते हैं, और 4f इतना प्रभावित नहीं हो पा रहा था। मुझे एक पॉइंट क्या क्लियर करना था कि 5f जो कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो लिगेंडों द्वारा प्रभावित हो जाते हैं, 4f वाले नहीं हो पा रहे थे। तो प्रायोगिक और परिकलित लगभग समान आ रहे थे, लेकिन ये कम आते हैं। कौन से? एक्टिनाइड कम आते हैं थोड़ा सा। तो वजह क्या थी? ये प्रभावित हो पाते हैं लिगेंडों से, ये प्रभावित नहीं होते, ये प्रभावित नहीं होते, इसलिए मान सही आते हैं परिकलित इस फॉर्मूले से और प्रायोगिक। क्लियर? ये पॉइंट लिखेंगे। तो हेडिंग डालना चुंबकीय व्यवहार या चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण। हेडिंग डालना चुंबकीय गुण। यहां लिगेंड क्षेत्र की बात की गई है। लिगेंड क्षेत्र, जो लिगेंडों का क्षेत्र है वो 4f को प्रभावित नहीं करते, और किसको कर पाते हैं? 5f को प्रभावित कर देते हैं। ठीक है? चुंबकीय व्यवहार हेडिंग डालना चुंबकीय व्यवहार, चुंबकीय व्यवहार। तो इसमें लिखना अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, लेंथेनाइड सॉरी एक्टिनाइड, उपस्थिति के कारण एक्टिनाइड चुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं, चुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। रूजल सॉन्डर्स के अनुसार एक्टिनाइडों के लिए चुंबकीय आघूर्णों के मान परिकलित किए जाएं, चुंबकीय आघूर्णों के मान परिकलित किए जाएं तो वे प्रायोगिक मानों से सदैव उच्च होते हैं। मैंने बताया ना कि जैसा होना चाहिए था उससे कम होते हैं, तो परिकलित मान उच्च हुए। तो परिकलित मानों के, चुंबकीय आघूर्णों के मान परिकलित किए जाएं तो प्रायोगिक मान सदैव उच्च होते हैं, क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉनों की तुलना में, 5f इलेक्ट्रॉनों की तुलना में 5f इलेक्ट्रॉन लिगेंड क्षेत्र से प्रभावित हो रहे होंगे, लिगेंड क्षेत्र से प्रभावित हो रहे होंगे। अतः उनका कुछ चुंबकीय आघूर्ण लिगेंड क्षेत्र द्वारा उदासीन कर लिया जाता है, लिगेंड क्षेत्र द्वारा उदासीन कर दिया जाता है। नेक्स्ट लाइन में एक्टिनाइडों के लिए
चुंबकीय आघूर्ण के मान, एक्टिनाइडों के लिए चुंबकीय आघूर्ण के मान उसी पैटर्न में आते हैं, लगभग उसी पैटर्न में। चुंबकीय आघूर्ण के मान, एक्टिनाइडों के लिए चुंबकीय आघूर्ण के मान लगभग उसी पैटर्न में आते हैं जैसे लेंथेनाइडों के लिए आते हैं, जैसे लेंथेनाइडों के लिए आते हैं। बस उनके मान थोड़े कम होते हैं। बात क्लियर? ठीक है, वीडियो लंबी हो गई है ना, और नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं जब भी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।